हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका द्विवेदी एंड आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट। और आपको पता है कि हम साथ में पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिटी हमने स्टार्ट किया था और पॉलिटी के हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल, बहुत ही डिटेल में। आज हम पढ़ने वाले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इससे रिलेटेड सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसमें सबसे पहले हम वर्ड समझ लेते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, यूनियन ऑफ इंडिया लिख दे तो यूनियन वर्ड का मतलब क्या है? इंडिया को क्यों यूनियन कहा गया? यूनियन ऑफ द स्टेट वर्ड यूज किया गया है, फेडरेशन ऑफ द स्टेट यूज किया गया है। तो क्या है यूनियन ऑफ द स्टेट, फेडरेशन ऑफ द स्टेट? फेडरेशन ऑफ द स्टेट जो है वो सिंपली है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है वो क्या है? सिंपली डिवीजन ऑफ पावर। अच्छा, डिवीजन ऑफ पावर सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में और लोकल अथॉरिटी के बीच में, ठीक है, लोकल अथॉरिटी के बीच में। यहाँ पे स्टेट वर्ड जो है वो हम पूरा इंडिया के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्टेट वर्ड है वो हम छोटे छोटे जो हमारे स्टेट्स हैं उनके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ पावर क्या मतलब है? फेडरेशन का। हमारा इंडिया क्या है? फेडरेशन तो है, लेकिन फेडरेशन के साथ साथ यूनियन भी है, ठीक है। जैसे अगर हम यूएसए की बात करें तो फेडरेशन है तो हर चीज बटी हुई है, उनका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। एक सेकेंड, उनका जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो अलग है। जो स्टेट है, ठीक है, उनका रिलीजन भी अलग है। रिलीजन जो है वो स्टेट से बिल्कुल सेपरेट है। स्टेट से बिल्कुल सेपरेट है। जो स्टेट्स हैं वो कभी भी यूएसए से, मान लो यूएसए है, तो जो स्टेट्स हैं यूएसए के अंदर वो कभी भी छलांग मार के यहाँ बाहर अलग से आ सकते हैं और अलग से अपना जो भी है अस्तित्व, जो अपना अलग से आइडेंटिटी है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे अमेरिका में क्या है कि जो स्टेट है, सपोज ये पूरा क्या है, एक स्टेट है, अमेरिका है, उसके जो स्टेट्स है उनके पास राइट है कि वो कहीं कभी भी उछल के अलग हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे इंडिया का यूनियन है, इंडिया को यूनियन क्यों कहा गया है? कि यूनियन का मतलब है कि सपोज ये इंडिया है और इंडिया में छोटे छोटे से ये स्टेट्स हैं, हमारे प्यारे प्यारे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे स्टेट हैं ये क्या हो सकते हैं? टूट सकते हैं। इनका नाम चेंज हो सकता है। इनकी बाउंड्री ऑल्टर की जा सकती है, मतलब बाउंड्री भी रीऑर्गेनाइज की जा सकती है। ये टूट सकता है, नेम चेंज हो सकता है, इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। जो एरिया है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, एक नया स्टेट फॉर्म किया जा सकता है। लेकिन स्टेट के पास राइट नहीं है कि वो छलांग लगाकर इधर आके बैठ जाए, बोले मैं यहां, अब मैं अपनी जो अपना प्रशासन शासन है वो अपनी गवर्नमेंट बनाऊंगा और अलग से चलाऊंगा। ये राइट नहीं है स्टेट के पास। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड यूज किया गया है, स्टेट डोंट हैव राइट टू सिसीड। इनके पास राइट टू सिसीड नहीं है, ये अलग नहीं हो सकते हैं, ये यहां से उछल करके यहां नहीं आ सकते हैं।
ठीक है, जो भी होगा इस यूनियन के अंदर होगा, जो भी होगा इस यूनियन के अंदर होगा। ठीक है, तोड़ फोड़ होगी, नाम चेंज होगा, बाउंड्री चेंज होगी, नया स्टेट फॉर्म हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसके अंदर होगा। तो यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब समझ में आ गया, फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब समझ में आ गया कि पावर डिवाइडेड है, लेकिन स्टेट कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकता, स्टेट डिवाइड नहीं हो सकता। स्टेट मतलब इंडिया, इंडिया डिवाइड नहीं हो सकता है, इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल। इसके आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 टॉक अबाउट नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, नेम ऑफ स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज। अच्छा, नेम जो बात की गई है, तो नेम में क्या कहा गया है? इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो भारत वर्ड है, जो भारत वर्ड है, इंडिया उसका इंग्लिश है और जो इंडिया है भारत उसका हिंदी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत जो है, पहले दशराक युद्ध हुआ था, दशराक युद्ध हुआ था, जिसमें कई बड़े बड़े कबीलों के साथ युद्ध हुआ था और उसमें भरत नाम के राजा थे जिन्होंने जीता था इसको। ठीक है, जिन्होंने इस युद्ध को जीता था। तो जो भरत नाम के राजा थे उनके नाम पर पड़ा भारत। ठीक है, उनके नाम पर क्या पड़ा? भारत। इन्होंने इसको भारत वर्ष कह दिया, उनके नाम पर क्या पड़ा? भारत। इंडिया जो है वो मेगस्थनीज ने एक किताब लिखी थी, मेगस्थनीज ने एक किताब लिखी थी जिसमें अपने यहाँ इंडस रिवर है, इंडस रिवर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी कहते हैं, हिंदू वर्ड भी यहीं से आया। तो जो इंडस रिवर थी, तो इंडस रिवर को इनसे कहते नहीं आता था, तो वहां ये क्या कहते थे? इंडो इंडो वर्ड यूज करते थे। क्या वर्ड यूज करते थे? इंडो इंडो वर्ड यूज करते थे। वहां जो लोग रहते थे उनके लिए क्या वर्ड यूज करते थे? इंडो वर्ड यूज करते थे। और यहीं से इंडिया निकल करके आया, यहीं से क्या निकल के आया? इंडिया। इन्होंने अपनी बुक में इंडिका, इंडिका नाम की बुक में ये मेंशन किया है इंडो वर्ड। ठीक है, तो उससे निकलकर इंडिया आया। तो कुछ लोगों ने इंडिया नाम कहा, कुछ लोगों ने भारत कहा। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या अपनाया? इंडिया दैट इज भारत। आई होप आर्टिकल 1 आपको क्लियर हो गया। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया? आर्टिकल 2 क्या कहता है कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है राइट टू फॉर्म न्यू स्टेट, न्यू स्टेट इनटू द यूनियन, इनटू द यूनियन, जो मैंने आपको अभी बताया। गर्मी बहुत है। इनटू द यूनियन, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो पार्लियामेंट हैज राइट टू फॉर्म न्यू स्टेट। पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास केवल, हाँ, तो पार्लियामेंट के पास पावर है टू फॉर्म न्यू स्टेट इनटू द यूनियन। इनटू द यूनियन का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बताया कि यूनियन के अंदर ही चाहे तोड़ो, चाहे कुछ भी करो, नया स्टेट बना दो, ठीक है, और बाउंड्री ऑल्टर कर दो, एरिया ऑल्टर कर दो, लेकिन जो भी कर सकते हो इस यूनियन के अंदर कर सकते हो। स्टेट्स बाहर टूटकर नहीं जाएंगे कि हम इतने से चलो कट किया और हमारी आज से नई गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, यहां से कट किया, अब हमारी नई गवर्नमेंट बनेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो पार्लियामेंट हैज राइट टू फॉर्म न्यू स्टेट इनटू द यूनियन। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है, तो सोचो, बहुत दूर की सोच के लिखे होंगे। तो उन्होंने यूनियन वर्ड को बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 में कहता है कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है तो वो क्या क्या कर सकता है।
रीऑर्गेनाइज जो करना है स्टेट को, रीऑर्गेनाइज या रीफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, रीफॉर्मेशन ऑफ स्टेट। तो जो ये रीफॉर्मेशन ऑफ स्टेट होगा तो ये कैसे होगा, मतलब क्या क्या किया जा सकता है। तो एरिया जो है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, डिमिनिश किया जा सकता है या डिक्रीज किया जा सकता है, बाउंड्रीज को ऑल्टर किया जा सकता है, बाउंड्रीज, इट कैन ऑल्टर दी बाउंड्रीज, ठीक है। नेम चेंज किया जा सकता है, नेम चेंज किया जा सकता है, ठीक है। एरिया इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, बाउंड्री ऑल्टर की जा सकती है और नेम चेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे, आर्टिकल 1, 2 एंड 3, एनी चेंज अंडर आर्टिकल 1, 2 एंड 3 वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट। कोई भी चेंज जो आर्टिकल 1, 2 एंड 3 के द्वारा किया जा रहा है, मतलब कि नेम चेंज किया जा रहा है, बाउंड्री ऑल्टर की जा रही है, नया स्टेट बनाया जा रहा है, एरिया घटाया बढ़ाया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, यानी संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, एनी चेंज अंडर आर्टिकल 1, 2 and 3 would not be considered as amendment, ठीक है। It would not be considered as amendment। कितना क्लियर है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 सारे क्लियर हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे 1947 में आते हैं। 1947 को इंडिपेंडेंट होने से पहले दो डोमिनियन बने थे। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिला था। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि आपके पास पूरी अथॉरिटी नहीं है, आपके ऊपर कोई बैठा है, जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी थी, ठीक है। तो इंडिया के ऊपर एक अथॉरिटी थी, इंडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, उसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो दो डोमिनियन बनी, एक इंडिया, ठीक है, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। एक इंडिया बना और दूसरा पाकिस्तान। इस बीच जब इंडिया इसके बाद इंडिपेंडेंट हुआ, पहले तो दो डोमिनियन बने, इंडिपेंडेंट के बाद तो पूरा ही हो गया, लेकिन जब दो डोमिनियन बने तो इस बीच कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको ये राइट दिया गया कि आप या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, ठीक है। दे हैड राइट ईदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक को ज्वाइन करने का राइट था इनके पास, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। लेकिन 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने इंडिया को ज्वाइन करने से मना कर दिया, जिसमें था हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद को इसमें एक बहुत ही महान कहना चाहिए, एक हमारे लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा जिन्होंने सही तरीके से ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो हम साम दाम दंड भेद सब लगा करके ज्वाइन करवा ही लेंगे। तो हैदराबाद को पुलिस फोर्स से, बाय पुलिस एक्शन, पुलिस फोर्स के थ्रू हैदराबाद को ज्वाइन करवाया गया
जूनागढ़ को बाय रेफरेंडम ज्वाइन करवाया गया, जनमत संग्रह से, रेफरेंडम जनमत संग्रह करके ज्वाइन करवाया गया, इंडिया को ज्वाइन किया इन्होंने। जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह, तो जो राजा थे, माइक खराब हो गया है, बहुत तेज तेज बोलना पड़ रहा है। जो राजा हरि सिंह थे, तो राजा हरि सिंह ने पहले स्टार्टिंग में आनाकानी की, उसके बाद जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया जम्मू एंड कश्मीर तक पर, कबायलियों का अटैक हो गया, तो उसके बाद राजा हरि सिंह आए और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया, जिसको हम कहते हैं विलय पत्र। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया कि मैं आज से इंडिया में शामिल होता हूं। ठीक है, तो 1947 में दो डोमिनियन बने, इंडिया एंड पाकिस्तान। इस बीच प्रिंसली स्टेट को राइट दिया गया कि आप या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। सारे प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जिनका नाम है हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, तो इन्होंने मना कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पुलिस एक्शन से हैदराबाद को सम्मिलित करवाया, रेफरेंडम के थ्रू जूनागढ़ को, और राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन करके जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मिलाया। ठीक है, तो ये थी यहां तक की कहानी। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया 1950। 1947 की हमने बात की, अब आया 1950। 1950 में इंडिया में हुआ फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंडिया में हुआ फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। इसमें थे कमिश्नर प्रोविंस, अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। कमिश्नर प्रोविंस, इसमें जितने भी कमिश्नर प्रोविंस में आते थे, दूसरे को डिवाइड किया गया प्रिंसली स्टेट्स थे, और तीसरे में गवर्नर प्रोविंस। ठीक है, और इसमें था अंडमान एंड निकोबार। इस तरीके से 4 तरीके से इनको नाम दिया गया और डिवाइड किया गया। फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ 1950 में। इसके बाद एक स्टेट का नाम आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने क्या किया, ये फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन था, लेकिन आंध्र प्रदेश ने क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आप स्टेट्स को बनाओ। इन्होंने कहा कि हमारा अलग तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बना दो और मद्रास को अलग कर दो। तो आंध्र प्रदेश ने ऐसा जब डिमांड की, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कुछ कमीशंस बनाए। गवर्नमेंट ने क्या किए, कुछ कमीशंस बनाए। इसमें एक पोट्टी श्रीरामल्लू जो पोट्टी श्रीरामल्लू थे, इन्होंने आमरण अनशन कर दिया। इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल कर दी। ठीक है, इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। तो वैसे भी माहौल गर्मा गर्मी का हो गया, ठीक है, रायोट्स होने लगे, एजिटेशन हो गई, तो गवर्नमेंट ने कुछ कमीशंस बनाए। यहां तक की कहानी कुछ समझ आ रही है। पहले हमने आर्टिकल 1 to 4 समझा। ठीक है, पहले हमने आर्टिकल 1 to 4 समझा, यहां पे लिख देते हैं। पहले हमने आर्टिकल 1 to 4 समझा। उसके बाद हमने देखा 1947 में 2 डोमिनियन बने, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान बना। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा प्रिंसली स्टेट्स थे, जिन्हें या तो इंडिया को ज्वाइन करना था या पाकिस्तान को ज्वाइन करना था। प्रिंसली स्टेट्स में 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्हें फोर्सफुली ज्वाइन करवाया गया। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा रोल था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, उसके बाद
1950 में 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने लैंग्वेज के बेस पर डिमांड रखी तो गवर्नमेंट ने कुछ कमीशन बनाए। 1948 में एक कमीशन बनाया, 1948 में एक कमीशन बनाया, एसके धार कमीशन, ठीक है। 1948 में एक कमीशन बनाया, धार कमीशन, जिसके चेयरमैन थे एसके धर, ठीक है, जिसके चेयरमैन कौन थे? एसके धर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और क्या कहा कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स नहीं बनने चाहिए, ठीक है। जो स्टेट बनने का बेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर स्टेट्स का डिवीजन होना चाहिए या रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के बेस पर, ठीक है। तो एसके धर कमेटी के बाद एक और कमेटी बनी, जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। इस कमेटी ने फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने कहा कि स्टेट्स नहीं होने चाहिए लैंग्वेज के बेस पर। लेकिन उसी बीच 1953 में जो पोट्टी श्रीरामल्लू आमरण अनशन कर रहे थे, श्रीरामल्लू आमरण अनशन कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद एजिटेशन हुआ, रायोट्स होने लगे, लोगों में बहुत अफरा तफरी मच गई। उसके बाद 1953 में गवर्नमेंट ने फोर्स होकर एक स्टेट बनाया, आंध्र प्रदेश, जो लैंग्वेज के बेस पर बना पहला स्टेट, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई कि धार कमीशन बना 1948 में, इसने रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं होना चाहिए स्टेट का फॉर्मेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इनकी एक कमेटी बनी, कमीशन बना और उन्होंने फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया, ऐसे वैसे नहीं, फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेस पर कोई भी स्टेट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ थे हम? पोट्टी श्रीरामल्लू की डेथ हो गई 1953 में और उसी गवर्नमेंट ने फोर्स्ड होकर आंध्र प्रदेश को पहली लैंग्वेज के बेस पर पहला स्टेट बनाया। आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेस पर क्या बनाया? पहला स्टेट बनाया, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है? यहां तक कहानी क्लियर है? उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि 1953 में गवर्नमेंट ने एक और कमीशन बनाया जिसका नाम था फजल अली कमीशन, ठीक है, फजल अली कमीशन। अब फजल अली कमीशन ने क्या कहा? फजल अली कमीशन ने कहा कि ठीक है, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बना लीजिए, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट फॉर्म कर लीजिए। इट इज नॉर्मल टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, इट इज ओके टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट डोंट एक्सेप्ट वन स्टेट वन लैंग्वेज फॉर्मूला। मतलब एक स्टेट एक लैंग्वेज हो, ऐसा फॉर्मूला नहीं एक्सेप्ट करना है कि पता चले कि जितनी लैंग्वेज उतने स्टेट बन गए।
ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ठीक है, ओके है, आप लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बना दो, लेकिन वन स्टेट वन लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कुछ 4 कैटेगरी बनाई कि स्टेट में अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे बना रहे हो तो इन 4 चीजों का ध्यान रखो। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। नंबर दूसरा है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, ठीक है। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट। आप इस बात का ध्यान रखें कि स्टेट की यूनिटी और इंटीग्रिटी ना जाने पाए। आप इस बात का ध्यान रखें कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अब मान लो कोई भी स्टेट जो है, इतना छोटा छोटा स्टेट अगर बन जाएगा लैंग्वेज के बेस पे, तो इनका क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटस होगा, क्या इनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या इनकी इकोनॉमिक कंडीशन होगी, आप खुद सोचिए। तो इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को ध्यान में रखिए, आप इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद तीसरी चीज उन्होंने क्या कहा, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी को फॉलो करिए, लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी को फॉलो करिए, होमोजेनिटी को फॉलो करिए। और चौथा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी को फॉलो करिए। और चौथा इन्होंने कहा, क्या कहा, देयर शुड बी वेलफेयर ऑफ द पीपल, देयर शुड बी वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये 4 चीजें फजल अली कमीशन ने बताई, ठीक है। उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। गवर्नमेंट ने जो 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन था, 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन था, उसको गवर्नमेंट ने, जो पार्ट ए बी सी डी थे, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया और 1954 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। और इस एक्ट के अंदर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनी। कितने स्टेट? 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनी। तो ये था कुछ हमारा कि फजल अली कमीशन आया, तरह तरह के कमीशन आए। पहले 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन बना, उसके बाद फजल अली कमीशन आया, उसके बाद धर कमीशन आया, पहले धर कमीशन आया, उसके बाद जेवीपी कमीशन आया, फिर फजल अली कमीशन आया। उसी बीच में आंध्र प्रदेश के लिए जो लड़ रहे थे उनकी डेथ हो गई, पोट्री श्रीरामल्लू, और उसके बाद एजिटेशन बढ़ गई। तो फजल अली कमीशन जब बना तो इन्होंने लैंग्वेज के बेस पर एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद बना 1953 में पहला स्टेट बन गया था आंध्र प्रदेश, और फजल अली कमीशन ने ये रिकमेंड किया। उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन को हटा दिया और 1954 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। यहाँ तक की कहानी क्लियर है या नहीं? ठीक है। अब एक बार फटाफट से साथ में याद कर लेते हैं, ठीक है। 1960 में, इसके बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए और 2 नए स्टेट बने, महाराष्ट्र और गुजरात, गुजराती स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग, ठीक है। 1960 में बने। अब डेट अगर आप याद कर लोगे, तो डेट के साथ साथ आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। कैसे? 1961 में आते हैं, 1961 में दादरा एंड नगर हवेली बना। पहले महाराष्ट्र और गुजरात, वहीं पास में क्या है, दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली। तो दादरा एंड नगर हवेली बना 1961 में। 1962 में वहीं पास में है गोवा, दमन
एंड दीव। यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब 1963 में आते हैं, लाइन से है 60, 61, 62, 63। 1963 में एक याद कर लो कि नागालैंड बना। क्या बना? नागालैंड बना। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने। 1961 में दादरा एंड नगर हवेली बना। 1961 में गोवा, दमन एंड दीव बना। 1963 में नागालैंड बना। उसके बाद आते हैं 1900, ऊपर चले गए। अब देखो नागालैंड कहाँ है? नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में है, यहां। ठीक है, तो नागालैंड जो नॉर्थ ईस्ट में है, तो नागालैंड के बाद हम इधर ऊपर चले जाते हैं, इधर इंडिया के ऊपर, जहां कश्मीर साइड। तो यहां क्या बना? 1966 में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड पुदुचेरी बनी। पुदुचेरी 1962 में बनी थी इधर, पुदुचेरी। ठीक है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और एक स्टेट कौन सा बना? चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बनी, चंडीगढ़। ये सभी यूनियन टेरिटरी बने। 19 में लिख देती हूं, यूनियन टेरिटरी, स्टेट यूनियन टेरिटरी। उसके बाद 1971 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश स्टेट बन गए। 1971 में स्टेट बन गए। ठीक है, 1971 में क्या बन गए? स्टेट बन गए। 1972 में मणिपुर, मिजोरम, नहीं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये बने। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बने। 1987 में ये जो गोवा यूनियन टेरिटरी था, तो 1987 में डेट सन याद कर लो। उसके बाद स्टेट ध्यान में रखो कि कौन से सन में कौन सा स्टेट था। ठीक है, ऐसे याद करोगे तो सब गोच पोच हो जाएगा। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने। 61 में दादरा एंड नगर हवेली बनी। 62 में गोवा और दमन एंड दीव, पुडुचेरी बने। 1963 में नागालैंड बना। 1966 में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ बने। 1971 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश स्टेट बने। उसके बाद 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा स्टेट बने। 1987 में ये जो गोवा था, ये गोवा यूनियन टेरिटरी बना था। ठीक है, तो 1987 में से फुल स्टेट का राइट मिला और गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये बने। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से मिलकर एक नेफा नाम का संगठन बनता था। इसको कहते थे नेफा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को साथ में पहले। ठीक है, तो ये थी कहां तक की कहानी? 1987 की। उसके बाद बीच में एक छूट गया 1975 में सिक्किम बना, जिसे पहले एसोसिएट स्टेट बना था, फिर फुल स्टेट बना। 1975 में सिक्किम बना। 1975 तक की कहानी है। फिर 1975 के बाद 2000 में मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ बने। 2000 में। 2014 में तेलंगाना बना और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो बने थे यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये क्लियर हो गया।
1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने, 61 में दादरा एंड नगर हवेली बनी, 1962 में गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी बने। यूनियन टेरिटरीज हैं, ये भी यूनियन टेरिटरी है और ये स्टेट है, ये स्टेट्स हैं। सिक्किम भी स्टेट है, ये भी स्टेट्स बने और ये भी स्टेट्स बने, ठीक है, ये स्टेट्स हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की कहानी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर समझ में आया है, आपको पसंद आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।